हेलो एवरीवन, आज डेट है 1 मार्च 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि लेक विनिपेग को मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था मिसिसिपी रिवर को लेकर के, तो मिसिसिपी रिवर को मैप में व्यू करें तो हमारा नॉर्थ अमेरिका जो कंटिनेंट है वहाँ पर यूएसए कंट्री है और यूएसए कंट्री में नॉर्थ टू साउथ जो है वो मिसिसिपी रिवर फ्लो होती है। मिसिसिपी रिवर लास्ट में गल्फ ऑफ मैक्सिको में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। द हिंदू के फ्रंट पेज पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रिजोल्यूशन पास करवाने की जो कोशिश है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो अटैक किया वो गलत है और वापस रशिया को अपने आप को यहाँ से पीछे से पुल बैक करना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर के रिजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश की जा रही है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो स्पेशल सेशन है, जो इमरजेंसी सेशन है, वो कंडक्ट करवाया गया है। इससे पहले भी 10 टाइम्स जो है वो इस तरीके के स्पेशल और इमरजेंसी सेशन कंडक्ट हो चुके हैं। इससे पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन है उसको पास करवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन हमने ये देखा कि 11 कंट्रीज़ ने वहाँ पर सपोर्ट किया। रशिया ने वहाँ पर वीटो पावर का यूज़ किया क्योंकि यूएस और अदर कंट्रीज़ ने ये रेजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश की थी सिक्योरिटी काउंसिल में। इंडिया, चाइना और यूएई ने यहाँ पर वोटिंग से एब्सटेन किया। तो वहाँ पर जो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था उस रेजोल्यूशन का वो नहीं हो पाया क्योंकि रशिया ने अपनी वीटो पावर का यूज़ किया था। इसके बाद में जनरल असेंबली का रुख किया गया ताकि ये जो वॉर है इसको ख़त्म किया जा सके। अब यहाँ पर दोनों जो तरफ हैं, दोनों जो पार्ट हैं, उनके अपने अपने पॉइंट्स हैं। जैसे कि यहाँ पर जो रशिया है उन्होंने एक तरफ से आरोप लगाया है कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन 2015 में जो मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था उसको यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं किया है। यूक्रेन का मानना ये है कि यूक्रेन ने अपनी तरफ से ये बात रखी है कि रशिया ने जिन दो एरियाज़ को, यूक्रेन के जिन 2 एरियाज़ को रिकॉग्निशन दी है वहाँ से उस रिकॉग्निशन को वापस ले। इसके अलावा जो भी उनकी आर्मी प्रेजेंट टाइम में यूक्रेन के एरिया में स्टेब्लिश है उन सभी को पुल बैक करने की कोशिश करे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर ये जो वॉर है इसको शांत किया जा सकता है और फिर कुछ एग्रीमेंट, कुछ प्रोसीजर के तहत, कुछ कन्वर्सेशन के ऊपर पहुंचा जा सकता है जिससे इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो आने वाले टाइम में कभी भी देखने को ना मिले। हमारे इंडिया के बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट वहाँ पर फंसे हुए हैं। रेगुलर वहाँ से निकालने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ऑपरेशन गंगा इसके लिए लॉन्च किया गया है। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये डिसाइड किया है कि हमारे 4 मिनिस्टर जो हैं वो वहाँ पर जाएंगे। यूक्रेन का जो बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ पर जो अदर कंट्रीज़ की एम्बेसी से हम यूज़ करते हुए, एम्बेसी जो हमारे इंडिया की एम्बेसी हैं उनकी हेल्प की सहायता से जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन सभी को हम वहाँ से इवैक्यूएशन कर रहे हैं। तो कौन से जो हमारे मिनिस्टर जाने वाले हैं, तो ज्योतिराज सिंधिया जाएंगे रोमानिया एंड मोल्डोवा, किरण रिजिजू स्लोवाकिया, हरदीप सिंह पुरी हंगरी एंड जनरल वीके सिंह को भेजा जाएगा पोलैंड। ओके, और वहाँ पर जाकर के जो भी हमारा इवैक्यूएशन प्रोसीजर है उसमें ये हेल्प करेंगे, कोऑर्डिनेशन का रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यूक्रेन और रशिया में जो डिस्कशन है, जो कन्वर्सेशन है वो स्टार्ट हो गई है। जो बेलारूस बॉर्डर है, अगर यूक्रेन का रशिया वाला जो मैप है वो आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि कौन सी जो कंट्री है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। और बेलारूस बॉर्डर के ऊपर ये जो डिस्कशन है वो स्टार्ट हो गया है। हालांकि अभी कोई जो रिजल्ट है या क्या मेजर स्टेटमेंट डिस्कस किए जा रहे हैं उनके ऊपर कोई भी एक कंक्लूजन सामने नहीं आया है, लेकिन जो रेगुलर जो बातचीत है, कन्वर्सेशन है वो रेगुलर चल रही है दोनों साइड के बीच में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अभी हमने देखा कि तेलंगाना जो हमारा स्टेट है उसके चीफ मिनिस्टर ट्रैवल करते हैं साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनकी तरफ, और उन्होंने कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया कि हम क्या करेंगे। एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके खिलाफ में एक गठबंधन, एक अलायंस बनाने की कोशिश करेंगे ताकि इसको काउंटर किया जा सके, क्योंकि उनका मानना ये है कि जो स्टेट्स की पावर है वो काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट की जा रही है। तो यहाँ पर तमिलनाडु के जो सीएम हैं उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि इंडियन यूनियन
जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको हमें बचाना है, क्योंकि बहुत सारी फोर्सेज इस तरीके से वर्क कर रही हैं कि इसका डिवीजन हो सके। ओके, तो यहाँ पर जो स्टेट्स की जो पावर छीनने की कोशिश की जा रही है, ये केरला के सीएम है और ये है तमिलनाडु के सीएम और ये केरला के सीएम है। ओके, तो यहाँ पर जो है वो डिस्कशन ये किया जा रहा है कि जो स्टेट्स हैं वो अपने आप में कोऑपरेशन करें, ताकि स्टेट्स की जो पावर है जिसको डाइल्यूट करने की, डिग्रेड करने की या कम करने की कोशिश की जा रही है, रिड्यूस डिमिनिश करने की कोशिश की जा रही है, उन सबको हम जब स्टेट्स आपस में कोलैबोरेट होंगे, कोऑपरेशन शो करेंगे, तो हमारी जो पावर स्नैच करने की कोशिश की जा रही है उसको दोबारा से हमें अवेल करवाया जाएगा, ताकि जो स्टेट्स हैं वो फेडरल सिस्टम के अंडर अपने आप को एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन के रूप में वर्क करते हुए अपनी जो सारी पावर्स है उसका यूज़ कर सकते हैं और अपनी जो इंडिपेंडेंसी है उसको मेंटेन रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जीडीपी को लेकर के यहाँ पर कुछ एस्टिमेशन किया गया था लास्ट ईयर कि 2021-22 में हमारे इंडिया की जीडीपी जो रहेगी वो 9.2% रहेगी, लेकिन अब ये बोला जा रहा है कि जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 8.9% रहने वाली है। ओके, इसके अलावा इसका कारण ये बताया गया है कि जो ऑयल के जो प्राइजेस हैं इन्होंने ये जो रिकवरी करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम एक तरीके से क्रिएट करेंगे। यहाँ पर ग्रोस वैल्यू एडिड की बात की गई है कि हमारे इकोनॉमी में इस साल फाइनेंशियल ईयर में ये एक्सपेक्टेड किया जा रहा था कि 8.3% फाइनेंशियल ईयर रहेगा। 2020-21 में हमने 4.8% का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर देखा था। उसके बाद में हम ये आशा कर रहे थे, होप कर रहे थे कि 8.3% की इस बार जीवीए रहने वाली है। ओके, अब यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि ये बोला जा रहा है कि जो हमारे 8 कोर सेक्टर्स हैं वहाँ पर 3% की लगभग ग्रोथ देखी जा रही है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि 8 कोर सेक्टर कौन कौन से हैं, इनके नेम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आप सभी को पता है बिहार स्टेट जो है वहाँ पर लिकर को बैन करने की कोशिश की गई। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो भी हमारे यहाँ पर इलीगल लिकर का प्रोडक्शन होता है, इलीगल लिकर का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके बाद में सेल किया जाता है, उस सभी को कंट्रोल किया जाए। तो इसके अलावा जो अदर स्टेट से यहाँ पर इलीगल तरीके से एंट्री होती है लिकर की, उन सभी को बैन किया जाए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो अपने बॉर्डर एरियाज है, बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया, जो अपने बॉर्डर एरियाज है उनको सिक्योर करने का, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करने का स्टार्ट कर दिया। लेकिन इनडायरेक्टली क्या हुआ कि जो स्टेट है उसके इंटरनल पार्ट में ही इस तरीके के इलीगल मैन्युफैक्चरिंग होने लग गई लिकर की। अब गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है, गवर्नमेंट ने इसके लिए ड्रोन्स, कॉप्टर, सैटेलाइट फोन्स, इन सभी का यूज़ कर दिया ताकि जो इलीगल लिकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है बिहार में उनका लोकेशन पता लगाया जा सके। अब गवर्नमेंट ने अपने उस बिल में, अपने उस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किए हैं और ये बोला है कि जो भी लोग इन्फॉर्मेशन देंगे इस तरीके के इलीगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बिहार में, उनको जेल में नहीं डाला जाएगा। इसके अलावा उनको इस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जेल से उनको क्या किया जाएगा, अवॉइड किया जाएगा और कुछ उनको हेल्प करने की भी कोशिश की जाएगी। ये सारे डिसीजन लेने की गवर्नमेंट ने इसलिए कोशिश की है, कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये डिस्कस किया था कि देखो बिहार में जितने भी केसेज हैं उसमें अगर हम ज़्यादातर देखें तो ज़्यादातर जो केसेज हैं वो तो इस तरीके की जो लिकर को लेकर के हैं। इसकी वजह से वहाँ का जो हाई कोर्ट है, वहाँ के जो लोअर कोर्ट है वो एक तरीके से जाम हो गए हैं। वहाँ पर इतने केसेज हैं लिकर को लेकर के कि जो मेन केसेज हैं उनके ऊपर फोकस ही नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जुडिशरी का जो वर्कलोड है वो तो इससे इंक्रीज हो गया है। तो इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी बात बोली थी, इस तरीके के सजेशन हमने भी डिस्कस किए थे। जो आर्टिकल आते हैं एडिटोरियल पेज पर, वहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आपके लॉ की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम होने की बजाय ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही हैं तो आपको उसमें कुछ अमेंड करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ नए तरीके से, एक तरीके से सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करके इन सारे इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि देखो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सोशल रिफॉर्म कैंपेन भी चला के समाज सुधार अभियान भी इस कुछ डिस्ट्रिक्ट में इसमें चला रखा है, ताकि जो ये इशू है इसको हम ग्राउंड लेवल पर सोल्व कर सके। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, उन्होंने लिकर के साथ में, ड्रिंकिंग लिकर तो एक मेन इशू है ही, इसके साथ में डाउरी और चाइल्ड मैरिज जो है उनके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है इस कैंपेन में, समाज सुधार अभियान, समाज सोशल रिफॉर्म कैंपेन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो UIDAI
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को ये इन्फॉर्मेशन दी है कि जो सेक्स वर्कर है, जो हमारे इंडिया में सेक्स वर्कर है, उनको आधार कार्ड इशू किया जाएगा ताकि एक विदाउट एनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, की कोई आइडेंटिटी कार्ड की ज़रूरत नहीं है, फिर भी उनको UIDI देने की कोशिश की जाएगी, एक सर्टिफिकेट जो है देने की कोशिश की जाएगी ताकि कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो उनको अवेल हो सके। कोविड के टाइम में हमने ये इशू देखा कि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने हेल्प करने की कोशिश की हमारे लोगों को, और जो फ्री ग्रेन्स है वो प्रोवाइड करने की भी कोशिश की, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब को खो दिया था, तो लोगों के पास में खाने पीने का संकट उत्पन्न ना हो, इसके लिए ये हेल्प करवाने की कोशिश की गई थी। उस टाइम ये देखा गया कि जो सेक्स वर्कर्स जो पार्ट है हमारी सोसाइटी का, उस सेक्स वर्कर पार्ट में इस तरीके की सेक्स वर्कर जो लोग हैं उनको इस तरीके की जो बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, क्योंकि उनके पास में कोई आइडेंटिटी कार्ड ही नहीं था। इसको लेकर के इन्फॉर्मेशन डाली गई, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई कि उनके पास में कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, कोई उनके पास प्रूफ नहीं है, जैसे उनके पास राशन कार्ड नहीं है, कोई घर का रेजिडेंस कार्ड नहीं है, तो इनके बेसिस पर आधार कार्ड उनका बन नहीं पा रहा। तो इसकी वजह से उनको ये सारी जो चीज़ें, जो बेसिक फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, कोविड के टाइम में गवर्नमेंट ने हर किसी को देने की कोशिश की लेकिन उनको नहीं मिल पाई। तो ये पिटीशन जब डाली गई तो अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, और सुप्रीम कोर्ट को लेकर के UIDI ने बोला है कि हम जल्द ही उनको जो आधार कार्ड है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे ताकि जो भी बेसिक फैसिलिटीज है वो उनको भी प्रोवाइड हो सके। तो UIDI की से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। देखो यहाँ देखिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था आधार एक्ट 2016 के अंदर, ओके, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। देखो, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करो आपको एक जनरल अवेयरनेस के लिए पता होना चाहिए कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये पता होना चाहिए। दूसरा पता होना चाहिए कि कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है IPCC, ठीक है। IPCC ने इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने अपनी जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक किया है, और उन्होंने ये बोला है कि जिस तरीके से हमारा टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रहा है, इससे क्या होगा कि नेक्स्ट 2 डेकेड्स तक अगर हम देखें तो बहुत सारी मल्टीपल क्लाइमेट हैजार्ड हमें देखने को मिलेगी, ओके। इसके अलावा गवर्नमेंट IPCC ने ये भी बोला कि अगर हमारा टेम्परेचर यहीं पर नहीं रुका, मतलब एमिशन जो है वो यहीं पर हमने रोकने की कोशिश नहीं की और टाइम के साथ में एमिशन इंक्रीज होता रहा, तो इस तरीके की जो भी क्लाइमेट हैजार्ड्स हैं वो टाइम के साथ में और ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कम होंगे, एक्सट्रीम इवेंट्स जो हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी जो इंटेंसिटी है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाली हैं टाइम के साथ में। तो इसके लिए अगर हम इस वाइड स्प्रेड एडवर्स इम्पैक्ट से और नेचर और पीपल को डैमेज से बचाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा एमिशन लेवल है उसको हमें कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि इस तरीके के जो इशू, जब एमिशन कम होगा तो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होना, बोला जा रहा है कि इंक्रीज़ होता है तो वो कम इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से जो क्लाइमेटिक इशू है, जैसे कि लैंडस्लाइड हम वो मेजर इशू देख लेते हैं, कभी भी फ्लड आ जाती है, कभी हैवी रेन देखने को मिल रही है, कभी बिल्कुल सूखा गिर रहा है, कभी जो समर टाइम जो है, समर पीरियड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, कभी इंटेंस हमने विंटर देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, या फिर बिना टाइम की मतलब एनी टाइम जो है हैवी रेन है, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं जो हमें देखने को मिलेगी अगर इसी तरीके से हमारा जो एमिशन है वो हमने एक तरीके से उस एमिशन को अगर हमने कैप्चर नहीं किया, उसको काउंटर नहीं किया। IPCC की रिपोर्ट को स्टडी करने पर यह भी पता चला कि वेल बल्ब जो टेम्परेचर है, वेल बल्ब टेम्परेचर ए मीट्रिक ऑफ ह्यूमिडिटी 35 डिग्री ऑफ सेल्सियस इफ एमिशन कंटिन्यू टू राइज, यदि एमिशन रेगुलर बढ़ता रहा तो ह्यूमिडिटी जो है वो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। चेन्नई, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, इन एरिया को इस तरीके से आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर जो है, मतलब ह्यूमिडिटी जो है वो टाइम के साथ में, एमिशन के साथ में यहाँ पर रेगुलर इंक्रीज होती रहेगी, ओके।
यहाँ पर जो अदर स्टेट्स हैं उनके बारे में बताया गया है कि ये जो है वो मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड होंगे, बट इफ एमिशन कीप राइजिंग ऑल स्टेट्स विल हैव रीजन्स दैट एक्सपीरियंस वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस और मोर बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। सीधी सी बात यह है कि एमिशन को कम नहीं किया गया तो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो टाइम के साथ में उनकी फ्रीक्वेंसी जो है, टेंडेंसी जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज होती रहेगी। अब यहाँ पर बात की गई है आईपीसीसी की, तो आईपीसीसी से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है और यूनाइटेड नेशन की इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जो ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज की एक नॉलेज के लिए रिस्पॉन्सिव मतलब काम करती है कि जो ह्यूमन की वजह से किस तरीके से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या क्या उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट्स की वजह से एमिशन ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। ये जो आईपीसीसी है इसको 1988 में वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको बनाया गया था। बाद में इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको एंडोर्स किया गया। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो 195 में इसके मेंबर स्टेट हैं। आपका क्वेश्चन ये है कि यूएनईपी जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज पर। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 8 पर यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, देखो प्रेजेंट टाइम में रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट दिखा रखा है, तो इस तरीके के आर्टिकल हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। सेम वही बातें हैं कि इंडिया को क्या नुकसान होगा इकोनॉमी के लेवल पर अगर हम देखें, रशिया को क्या नुकसान होगा, पूरे वर्ल्ड को क्या नुकसान देखने को मिल सकता है, आने वाले टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इन सभी इशूज को हम देख चुके हैं। एक नया इशू ये है कि देखो रशिया के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाने की बात कर दी गई है। वहाँ पर जो स्विफ्ट फॉर्मूला जो है, स्विफ्ट जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक सिस्टम है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश की गई है कि रशिया के जो भी बैंक्स हैं जो स्विफ्ट इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम में रजिस्टर्ड है उनको बैन कर दिया जाए। अब सबसे पहले तो आप ये समझिए कि स्विफ्ट होता क्या है, इसको आप इस तरीके से समझिए। यहाँ देखिए, देखो हमारे जो बैंक्स होते हैं, जब भी आप बैंक में मनी ट्रांसफ़र करते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में, तो उसकी जो ब्रांच कोड होती है इसको लेकर के हम एक फॉर्मूला भरते हैं। जब भी आप चेक फिल कर रहे हो या फिर कोई भी आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसके लिए IFSC कोड जो है वो इम्पोर्टेंट होता है उस बैंक का, जिससे पता चलता है कि वो बैंक कहाँ है, उसकी जो ब्रांच नंबर है क्या है, उसकी आइडेंटिटी से रिलेटेड जो अकाउंट नंबर है उससे रिलेटेड, ये सारी चीज़ें इसमें वेरीफाई होती हैं। तो IFSC कोड जिस तरीके से हमारे नेशनल ट्रेड के लिए, नेशनल पेमेंट सिस्टम के लिए जरूरी है, उसी तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, जैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मनी को ट्रांसफर करना है तो इसके लिए एक स्विफ्ट सिस्टम है। और स्विफ्ट सिस्टम मतलब एक तरीके से वही कोड है जिसमें जो अदर कंट्री है जहाँ पर मनी भेजा जा रहा है उस कंट्री की उस ब्रांच से रिलेटेड, उस बैंक से रिलेटेड सारी बेसिक इंफॉर्मेशन इस स्विफ्ट कोड में होती है। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो लगभग 200 कंट्रीज़ के 11,000 के लगभग जो बैंक है वो इससे जुड़े हुए हैं इस स्विफ्ट कोड के तहत, ताकि जब ट्रेड होता है तो ट्रेड में मनी ट्रांसफ़र किया जाता है तो इस स्विफ्ट कोड को जब अप्लाई करते हैं तो जो मनी ट्रांसफ़र है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर US, UK, यूरोपियन कंट्रीज़ क्या कोशिश कर रही हैं कि रशिया के जो भी बैंक इस स्विफ्ट कोड से जुड़े हुए हैं, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर उनको बैन कर दो। अब बैन कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि रशिया को मान लो किसी कंट्री को ट्रांसफ़र करना है, अब वो स्विफ्ट जो पेमेंट सिस्टम है उससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर रशिया को मनी ट्रांसफ़र करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा रशिया को दूसरे कंट्री से कुछ मंगवाना है, वहाँ पर रशिया को मनी ट्रांसफ़र करना है तो रशिया को भी यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रशिया के जो बैंक है वो स्विफ्ट प्रोसीजर के तहत नहीं जुड़े हुए हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारा ट्रेड है उसमें डेफिसिट जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस आर्टिकल में यही समझाया गया है, यही बताया गया है कि देखो जो रिस्ट्रिक्शन सैंक्शंस जो हैं इसकी अगर हम कॉस्ट की काउंटिंग कर लें और इस वॉर को अगर हम एलिमिनेट करें तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम है उनको हम सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रिस्ट्रिक्शंस अगर हम लगाएंगे ना इसकी वजह से एक पूरे वर्ल्ड में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि रशिया जो है वो ऑयल का अच्छा प्रोड्यूसर है,
वहाँ से हम ऑयल को मंगवाते हैं और बहुत सारे कंट्री जो हैं वो डिपेंडेंसी भी है ऑयल के ऊपर। इसके अलावा जो अदर प्रोडक्ट्स उनके हैं उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है। इसके अलावा रशिया अदर कंट्रीज़ के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंसी रखता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हर्डल क्रिएट होगी, जो भी रिलेशंस हैं, जो भी ट्रेड रिलेशंस हैं, उनमें हर्डल क्रिएट होगी ये सारे सैंक्शंस की वजह से, और इससे इकोनॉमिक फॉल आउट देखने को मिलेगा। तो सीधी सी बात ये है कि वॉर को एंड किया जाए टॉक्स के थ्रू, और ये जो भी रशिया के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस या फिर सैंक्शंस लगाने की बात की गई है कि मस्ट है, इन सभी के क्या रिजल्ट रहेंगे उन सभी को ओवरव्यू करने की ज़रूरत है, ताकि जो वाइडर वर्ल्ड में जो इफेक्ट है, जो हर्ट है, वो काफ़ी कम हो सके। नेक्स्ट आर्टिकल है पेज नंबर 9 पर। देखो, केरला का जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है उसके बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। हमने इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों डिस्कस किए हैं, लेकिन आज के इस आर्टिकल में जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है इसको एक वैनिटी प्रोजेक्ट नहीं बोला गया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि केरला में नई जॉब क्रिएट करने के लिए, यहाँ की इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने के लिए एक लॉन्ग टर्म एफर्ट है। ठीक है, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा इशू यही किया जा रहा है कि यहाँ पर ये लैंड को काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। इसके अलावा यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मनी का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वेस्टेज होने वाला है। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में जापान अपने आप को दोबारा से मॉडर्नाइज लेकर के जा रहा था, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा था, तब उन्होंने इसी तरीके की जो हाई स्पीड ट्रेन है वो चलाई थी। और अभी प्रेजेंट टाइम में ये जो हाई स्पीड ट्रेन जो है वो जो जापान कंट्री जो है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, तो ये बातें हमें शो करती हैं 1964 में शिनकासेन नाम की ये पावरफुल एजेंट के रूप में, या सिंबल ऑफ जापान्स इकोनॉमिक रिसर्जेंस के रूप में इसको जानते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब डिवास्टेड हो गया था जापान कंट्री, तो उन्होंने 1950s में डिसाइड किया कि हम जो है अपने आप को टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया जो जापान को डेवलप करेंगे, और उसका रिजल्ट आज आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर ये जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है वो भी इसीलिए बनाया जा रहा है कि जो यहाँ देखिए इस तरीके से केरला है, तो केरला में यहाँ से उनकी जो कैपिटल है वहाँ से और जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ तक सेमी स्पीड ट्रेन चलाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो कंप्लीट केरला है उसको कनेक्टिविटी दी जा सके। पहले यहाँ पर 12 आवर्स लगते थे नॉर्थ टू साउथ एरिया को कनेक्ट करने के लिए, और अब ये जो टाइम है रिड्यूस होकर के 4 आवर्स हो जाएगा अगर ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होता है तो। इसके अलावा हर सेक्टर में, हर जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कनेक्टिविटी देने की कोशिश की जा रही है। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो, टाइम के साथ अगर हम देखें तो केरला जो है, आप सभी को पता है लैंड एरिया काफ़ी कम है, और लैंड एरिया कम है तो इसमें अगर आप क्या करोगे, टाइम के साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर व्हीकल्स की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो व्हीकल्स की संख्या इंक्रीज़ होगी तो आप क्या करोगे, रोड जो है उसको एक्सपेंड करोगे, अपने जो हाईवेज़ है उनकी जो विड्थ है उसको बढ़ाओगे। इसमें भी तो आपकी जो लैंड एरिया है वो कवर होगा ना। यहाँ पर तो हमने ये भी बोल रहे हैं कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट में अगर आपका एग्रीकल्चर लैंड या फिर कोई और एरिया जिसको डिवास्ट नहीं करना है, तो वहाँ पर एलिवेटेड जो पुल है वो आप बनाओगे। तो यहाँ पर एक रेलवे लाइन प्रोजेक्ट आपको एस्टेब्लिश करना है, और यहाँ पर आपको मान लो आपकी रोड को एक्सपेंड करना है। पहले 4 लाइन रोड है उसको 6 लाइन करोगे, फिर भी आके व्हीकल्स जो है वो इंक्रीज होंगे तो फिर उसको 8 लाइन करोगे। तो यहाँ तो ज़्यादा जो आपकी लैंड रूट है वो लैंड एरिया जो है वो ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो इसका एक अल्टरनेटिव है, बेसिक अल्टरनेटिव है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज प्रेजेंट टाइम में अगर हम ना देखें तो आने वाले टाइम में केरला के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर ये इसके सपोर्ट में बात रखी गई है कि जो भी इसके प्लस पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए, और फ्यूचर ऑप्टिमिस्टिक जो एक तरीके से सोच जो है, वो आइडिया जो है, व्यू जो है वो गवर्नमेंट का होना चाहिए, और उसी के बेसिस पर जो भी हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो, ताकि उनका फ्यूचर टाइम में उनका काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर। यहाँ पर वही जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर है, और हमारे इंडिया जो है वो किस तरीके से अपने मिनिस्टर्स को वहाँ पर भेज रहा है, जिसको हम फ्रंट पेज पर डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो जर्मनी के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने इंडिया के लिए बोला है कि इंडिया जो है वो अपना जो वोटिंग पैटर्न है यूनाइटेड नेशन में उसको चेंज करे,
क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो चाहती हैं कि रशिया को आइसोलेट किया जाए, ताकि रशिया जो है 2008 में हमने देखा कि जॉर्जिया के ऊपर उन्होंने अटैक किया, 2014 में यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला रीजन है उसको एनेक्स कर लिया, और अभी प्रेजेंट टाइम में जो यूक्रेन के 2 एरियाज़ को उन्होंने रिकॉग्निशन दी है, और भी हो सकता है कि बहुत सारे एरिया को कैप्चर कर लें। तो ये जो इशू है वो हमें अगर सोल्व करना है तो यहाँ पर जो कंट्री जिन्होंने एब्सटेन किया है वो एक तरीके से ये जो रेजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश की जा रही है यूनाइटेड नेशन में उसको सपोर्ट करें, ताकि रशिया को जब आप आइसोलेट करोगे उनके ऊपर सैंक्शंस इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, तभी रशिया जो है वो कुछ पॉइंट्स को लेकर के सीरियस रहेगा। यहाँ पर इंडिया ने डिसाइड किया है कि यूक्रेन को वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस सेंड करेंगे। इंडिया विल सेंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू यूक्रेन, सेज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 12 पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो क्वेड ग्रुप को लेकर के है कि जो क्वेड ग्रुप है वो एक तरीके से डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट है। यूएस कमांडर ने ये बात बोली है कि हमारे जो 4 कंट्रीज़ की जो नेवीज़ है उनके बीच में कोलैबोरेशन जो है वो क्वेड ग्रुप की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। बहुत सारी एक्सरसाइजेज इंक्रीज़ हो रही हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज का कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं कि इंडो पैसिफिक वाले रीजन में बहुत सारी कोशिश की जा सके कि वहाँ पर जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जा सके। यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला है कि जो गति शक्ति है वो प्राइवेट सेक्टर को, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे स्टेट गवर्नमेंट्स को, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर को ये बोला है कि गति शक्ति पोर्टल को आप अडोप्ट कीजिए, ताकि जो भी आपकी प्लानिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर के, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डेवलप करने के लिए, उन सभी के बारे में एक अवेयरनेस जो है वो एक कंक्लूसिव अगर हम देखें तो सारी की सारी रिपोर्ट जो है वो एक जगह ही डेवलप की जा सके। ये जो पीएम गति शक्ति प्रोग्राम है इसके पोर्टल के अंडर 16 मिनिस्ट्रीज को टुगेदर इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए 16 मिनिस्ट्री जो है उनको एक जगह पर इकट्ठा किया गया है, ताकि जो प्रॉब्लम्स है उन सभी को आप एक ही जगह पर इसका आंसर लेने की कोशिश कर सको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉरेन पेज से, यहाँ पर रशिया यूक्रेन को लेकर के ही है कि यूक्रेन जो है वो कोशिश कर रहा है कि यूरोपियन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन का उसको इमरजेंसी बेसिस पर मेंबर बनाया जा सके, ताकि रशिया जो अटैक कर रहा है उसको काउंटर करने की यहाँ पर कोशिश की जा सके। रशियन अटैक की वजह से वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्गो प्लेन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है और वो कभी भी अब नहीं उड़ पाएगा। यहाँ पर ये बताया गया है कि टर्की जो है वो रशिया के वॉरशिप को एक तरीके से ब्लॉक कर सकता है, उन सारे एरियाज़ को, वाटर बॉडीज़ को, जहाँ से रशिया के वॉरशिप जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को पता है टर्की जो है वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, और यहाँ पर देखो अंकारा हैड कॉल्ड द रशियन इन्वेजन ए मिलिट्री ऑपरेशन, बट फॉरेन मिनिस्टर मेवलूट said it's no longer a military operation but a state of war in an interview with CNN Turk टेलीविज़न। इसके अलावा यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यूक्रेन जो है वो चाह रहा है कि जो टर्की है वो मिल करके सपोर्ट करे यूक्रेन को। इसके अलावा बहुत सारे ड्रोन डिफेंस सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश की गई है, जिसका यूज़ किया जा रहा है यूक्रेन में। यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि जो टर्की है वो 1936 का जो मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन है उसको गवर्न कर सकता है। इस मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन में ये बोला गया था कि पीस टाइम में जो भी आपका कमर्शियल शिप्स जो हैं जो सी ऑफ मरमरा से पास होती हैं उनको आप रेगुलर कर सकते हो, लेकिन अगर वो टाइम है तो टर्की के पास ये पावर है कि डार्डानेल्स और जो बोस्फोरस जो स्ट्रेट है उसको अगर थ्रेटन मिलती है और ये लगता है कि वो टाइम चल रहा है तो टर्की के पास में राइट है कि इसमें जो भी ग्रांट्स दी गई हैं इन स्टेट्स में उनको बैन किया जा सकता है। तो ये डार्डानेल्स और जो बोस्फोरस स्ट्रेट की बात की गई है इनको आप मैप के थ्रू व्यू कीजिए। अब क्यों बोला जा रहा है, देखो यहाँ पर जो रशिया जो है वो ब्लैक सी के थ्रू यहाँ पर वाटर बॉडीज़ का यूज़ करते हुए मेडिटेरियन सी तक अपने जो भी अवेलेबिलिटी है उनको निश्चित करता है, डेफिनेट करता है। तो यहाँ पर ये जो है वो बोस्फोरस स्टेट है और ये जो है वो है डार्डानेल्स स्टेट, ये है सी ऑफ मरमरा। ब्लैक सी से कनेक्टिविटी, फिर यहाँ पर एजियन सी से कनेक्टिविटी और फिर मेडिटेरियन सी से कनेक्टिविटी हो जाती है। तो ये टर्की है, टर्की का जो मेजॉरिटी पार्ट जो है वो एशिया में है और कुछ पार्ट जो है वो इसका यूरोप में आता है।
ओके, यहाँ पर इसका सेपरेशन पॉइंट्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनकी कैपिटल जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि टर्की की कैपिटल जो है वो एशिया में आती है। तो इनको रिस्ट्रिक्शंस बार लगाने की कोशिश की जा रही है ताकि एक तरीके से जो रशिया है उसको काउंटर किया जा सके। ये जो मैप है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ईरान जो है उसके साथ में न्यूक्लियर टॉक्स जो है वो रेगुलर चल रही है। डिप्लोमेट्स ने रिकन्वीन किया है। यहाँ पर कुछ टाइम के लिए वो ईरान की विजिट पर चले गए थे। आप सभी को पता है 2015 का जो न्यूक्लियर अकॉर्ड है उसके ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है वियना में। इसमें अगर हम बात करें तो यूएस जो है वो इनडायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके अलावा जो अदर कंट्रीज़ हैं जैसे कि जो P5 मेंबर्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं यूएस के साथ में। फ्रांस, जर्मनी, रशिया, चाइना और ब्रिटेन जो है ये अदर पार्ट हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूएस इनडायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है क्योंकि 2018 में उन्होंने इस अकॉर्ड से अपने आप को पीछे कर लिया था। तो ये जो न्यूक्लियर डील अगर साइन होती है तो ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो हट सकेंगे और जब सैंक्शंस उनके ऊपर रिमूव होंगे, अभी हमने देखा था ना कि रशिया के ऊपर स्विफ्ट को लेकर के, स्विफ्ट जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन सिस्टम है उसको लेकर के रिस्ट्रिक्शन, इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस ईरान के ऊपर भी लगे गए थे। ओके, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार रशिया के ऊपर इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस और सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि जो भी प्रॉब्लम है उनको सोल्व किया जाए और जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर एग्री हुआ जा सकता है उन सारे पॉइंट्स को रख करके एक एग्रीमेंट डिसाइड किया जाए ताकि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं उनको ख़त्म किया जा सके। और ईरान के ऊपर सैंक्शंस खत्म होंगे तो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इशू प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। इंडिया इनके चाहबार पोर्ट जो यहाँ पर डेवलप किया था उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तक अपनी रीच बनाने के लिए, अफगानिस्तान तक अपनी रीच बनाने के लिए। अफगानिस्तान में जो भी हम एड एंड असिस्टेंस भेज रहे हैं वो उसको भी ईजिली वहाँ पर हम पहुँचा सकते हैं। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।